नमस्कार। पोल्का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूं डॉक्टर वंदना और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के तीसरा महीना, इसका मतलब गर्भावस्था का 9 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक के में कौन कौन से बदलाव आते हैं और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि जनरली आपको इस समय में महसूस हो सकती हैं और उन समस्याओं का हम निदान कैसे करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इस समय कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए और कौन कौन से दवाइयाँ आपको लेनी है। थर्ड मंथ के स्टार्टिंग में जो फीटस का साइज बिल्कुल एक छोटा से कंची के बराबर था, वही साइज अब बढ़कर एक बड़े नींबू के बराबर हो जाता है। साथ ही साथ इस समय बेबी के ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है। स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में बेबी फीटस के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। थर्ड मंथ कंप्लीट होते होते तक अब अबॉर्शन की रिस्क भी कम होने लगती है। स्टार्टिंग के सेकंड और थर्ड मंथ में गर्भपात के अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फीटस में यदि कंजेनाइटल एनोमलीज है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अबॉर्शन हो जाएगा। पर यदि थर्ड मंथ कंप्लीट होने पर आंवल बन चुकी होती है तो अब अबॉर्शन के चांस भी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भावस्था का थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया है या आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए यदि आपको 1 जनवरी को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था तो 1 जनवरी से 1 फेब तक आपको 1 मंथ या 4 वीक्स हो चुके हैं और 1 मार्च तक आपको 2nd मंथ या 8 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और 1 मार्च के बाद में अभी आपको थर्ड मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब थर्ड मंथ में जनरली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं आपको, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉजिया वोमिटिंग हो सकता है। 80 to 90% वोमेंस में ये प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो ये नॉजिया वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टियाँ होना, खाने में बदबू आना, ये आपको थर्ड मंथ में भी कंटिन्यू रहेगा और जैसे ही आपका थर्ड मंथ कंप्लीट होता है आपको ये नॉजिया और वोमिटिंग अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। मैक्सिमम लोगों में तो खैर बंद हो जाती है नॉजिया और वोमिटिंग 3 मंथ्स ख़त्म होने के साथ ही, पर किसी किसी को ऐसा भी होता है कि ये पूरे 9 मंथ्स तक ही चलती रहती हैं। और नॉजिया और वोमिटिंग के साथ साथ हो सकता है आपको पेट में जलन हो, पेट में यहाँ ऊपर की साइड जलन होगी, साथ ही साथ ये पूरे गले में तक आपको जलन हो सकती है। अब नॉजिया और वोमिटिंग हो रही है या पेट में जलन हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक तो सबसे पहला आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। दूसरा, तला मसाले वाला फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा यदि आपको हर चीज़ में बदबू आ रही है तो आप थोड़ा थोड़ा दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, ऐसी चीज़ें लें ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें कि फ्लेवर नहीं होता है, क्योंकि आपको फ्लेवर से ही ज़्यादा उल्टियाँ होंगी। फ्लेवर में जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, इन चीज़ों की स्मेल से आपको ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती है, ज़्यादा जी मचला सकता है, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ट्राई करें कि जिस टाइम खाना बन रहा है उस टाइम वहाँ पर ना जाएँ, उस किचन में भी ना जाएँ, दूर रहें या मुँह पर कपड़ा बांध लें, तो इससे आपको जी मचलाना, उल्टियाँ होना कम होगा। और रात में सोने के पहले हमेशा कुछ मीठा खाकर सोएं और सुबह उठते से ही आप टोस्ट ले सकते हैं चाय के साथ में या फिर बिस्किट ले लें और कोई भी आप एंटीएमेटिक जो भी आपके डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वोमिटिंग के लिए आप वो ले सकते हैं। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है, जो कि 3 मंथ्स के ख़त्म होते होते तक ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कुछ लोग गले में या पेट में जलन होने के लिए कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं या फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, पर उससे भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब थोड़ा सा राहत मिली है, पर इसके बाद में आपको जो प्रॉब्लम पहले हो रही थी उससे भी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। इसलिए इन चीज़ों का अवॉइड करें, आप केवल ठंडा पानी लें। इसके साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्योंकि इसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स लेने हैं, ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कि फाइबर्स ज़्यादा हो, जैसे कि आप दलिया खा सकते हैं या फिर सलाद तो आपको खाना ही खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें ककड़ी, गाजर, मूली ये सारी चीज़ें लेते रहें। दूसरी प्रॉब्लम आती है पेट में दर्द होना। फर्स्ट सेकंड मंथ में तो आपको पेट में दर्द हो ही रहा था, पेट में एकदम नीचे की तरफ या कमर में आपको दर्द हो सकता है। ये दर्द जनरली जैसे जैसे फीटस का साइज बढ़ता है तो आसपास, क्योंकि फीटस यूट्रस के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है आपका बेबी और गर्भाशय आसपास की सारी मसल्स से, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे फीटस का साइज बढ़ता है,
उसके अंदर जो पानी भी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आसपास की मसल्स में खिंचाव पैदा करता है और इस खिंचाव के कारण आपको कमर में दर्द हो सकता है, पेट में नीचे की तरफ दर्द हो सकता है और ये दर्द बिल्कुल हल्का फुल्का दर्द रहेगा। यदि आप आराम कर लेंगे, लेट जाएंगे, तो इससे ही आपका दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट होने लगते हैं 3rd मंथ के एंड तक, तो इसके कारण भी ये दर्द हो सकता है और ये दर्द नॉर्मल है। इस दर्द में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ी सी देर रेस्ट कर लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। 3rd जो प्रॉब्लम होती है में वो होती है बार बार यूरिन का आना, क्योंकि ये ब्लैडर और जो पेशाब की थैली होती है, वो थैली बिल्कुल गर्भाशय के साथ ही लगी हुई होती है, आसपास ही है। तो जैसे जैसे गर्भाशय का साइज बढ़ेगा, वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालेगा और थोड़ा सा भी यदि आपका यूरिन पेशाब की थैली भर गई है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब तुरंत ही बाथरूम जाना है। तो इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वो नाइट के टाइम में आती हैं, क्योंकि आपको बार बार फिर नींद डिस्टर्ब होगी, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दिन भर खूब ज़्यादा पानी पिएं, लगभग 3 से 4 लीटर आपको दिन भर में पानी पीना है। और जैसे ही इवनिंग होती है या नाइट में, आप खाना खाने के पहले तक ही जितना पानी पीना है पी लीजिए। 6 बजे 7 बजे के बाद में आप कोशिश करें कि आप पानी बहुत कम पिएं या ना पिएं। सोने के 3 घंटे पहले तक आपको पानी पीना है, इसके बाद आप पानी पीना बंद कर दीजिए ताकि आपको रात में बाथरूम के लिए उठना ना पड़े। और दिन भर में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। यदि आप दिन में पानी नहीं पिएंगे और रात में तो आप वैसे भी पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यदि आपको रात में ऐसा लगता है कि गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, तो आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथा जो हमें सिम्टम्स दिखाई देता है वो होता है ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्टनेस लगना। ब्रेस्ट एकदम, जैसे कि हमें 1st मंथ में या 2nd मंथ में ब्रेस्ट में एकदम टाइटनेस लगती है। कपड़े भी पहनने में आपको हो सकता है कि दर्द हो, भारीपन लगे, वही भारीपन आपको 3rd मंथ में भी कंटिन्यू रहेगा। ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ता जाता है और ब्रेस्ट का जो निप्पल के चारों तरफ जो एरियोला वाला पार्ट आता है, ब्लैक वाला पार्ट, वो भी डार्क होने लगता है। 5th जो आपको चेंज दिखाई देगा वो होगा वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के 1st ट्राइमेस्टर में, मीन्स 1st, 2nd, 3rd मंथ में आपको ये वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं और 3rd मंथ कंप्लीट होने तक ये डिस्चार्ज थोड़े से बढ़ भी सकते हैं। पर वेजाइनल डिस्चार्ज ये आपका वाइट डिस्चार्ज ये ल्यूकोरिया से अलग होता है। ल्यूकोरिया में आपको स्मेल आएगी, बदबू आएगी और बहुत ज़्यादा स्टिकी डिस्चार्ज होगा, जबकि प्रेगनेंसी के कारण जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये क्वांटिटी में कम होगा, मात्रा में एक तो कम होगा, दूसरा इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती है। और नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो हो सकता है कि आपके फेस पर पिंपल्स आने लगे। ये पिंपल्स प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं और ये आपके जैसे ही डिलीवरी होगी इसके बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। एक चीज़ और, पिंपल्स के साथ साथ प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ नाक पर निशान आना या फिर झाइयाँ आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये भी आपकी डिलीवरी के बाद में अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। यदि आप पिंपल्स के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो हो सकता है कि आपके फीटस के ऊपर गलत इफेक्ट डाले। नेक्स्ट है पेट के ऊपर निशान आ जाना या खुजली होना। यदि आपको खुजली हो रही है तो आप कोई भी कोल्ड क्रीम आप लगा सकते हैं या वैसलीन लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली आप लगा लीजिए या कुछ नहीं तो मलाई या नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। यदि आपको निशान आ रहे हैं तो आप मलाई में थोड़ा सा हल्दी मिला लें और उसको आप रेगुलरली हल्के हाथों से मसाज करें पूरे पेट के ऊपर। तो ये आपको, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ेगा 7th, 8th, 9th मंथ तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आपको दिखाई देने लगेंगे। तो यदि आप स्टार्टिंग से ही मॉइस्ट करके रखेंगे अपने पेट को, नमी बनी रहेगी, वहाँ पर कोई भी आप जेली लगा कर रखेंगे या नारियल का तेल लगा कर रखेंगे तो आपको ये निशान ज़्यादा नहीं आएंगे। और जो लास्ट हमें सिम्टम्स या प्रॉब्लम हो सकती है वो होती है वेट रिड्यूस होना, क्योंकि आप नॉसिया और वोमिटिंग हो रही है जिसके कारण आपका खाना नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए हालांकि फीटस का साइज़ बढ़ता है पर फीटस का साइज़ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है जितना आपका खाना पीना कम हो जाता है और खाने पीने कम होने के कारण आपका वेट रिड्यूस हो सकता है। तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें। जैसे ही आपका 3rd मंथ कंप्लीट होगा आपका नॉसिया वोमिटिंग कम हो जाएगी और नॉसिया वोमिटिंग कम होगी, आप नॉर्मल खाना खाने लगेंगे तो आपका वेट अपने आप ही फिर बढ़ जाएगा। तो ये तो रही प्रेगनेंसी के 3rd मंथ तक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं और उन सब प्रॉब्लम्स को हमें हल कैसे करना है।
पर यदि आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे नॉसिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपका वेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, या फिर आपको पेट में या कमर में बहुत सीवियर पेन होता है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे, आपका रूटीन चेकअप करके वो ये डिसाइड करेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के कारण हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स हों। तो ये तो रही सारी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में होने वाली कुछ समस्याएं और उनका समाधान के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम में अब आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने रहते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जो कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने 1.5 महीने पौने 2 महीने में आपने जब फर्स्ट विजिट की थी स्टार्टिंग में आपका हो चुका होता है। पर यदि स्टार्टिंग में आपके ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए हैं तो आप उनको जितना जल्दी हो सके आप वो इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। दूसरा, सोनोग्राफी आपकी करवानी रहती है। सोनोग्राफी भी 1.5 महीने में हो जाती है, 1.5 से पौने 2 महीने में। यदि उस टाइम आपकी ये सोनोग्राफी नहीं हुई है तो वो भी अब आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको डाइट क्या क्या लेनी है। डाइट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल हल्का फुल्का खाना लेना है। तेल मिर्च मसाले आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। एकदम लाइट डाइट लेनी है जिसमें कि कोई फ्लेवर ना हो। आपको थोड़ा थोड़ा मील बार बार खाना है ताकि आपको जी मचलाना कम हो, एसिडिटी कम हो। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेना है। ऐसी और बैलेंस कोशिश करना है कि आप अपने बैलेंस डाइट लेते रहें। भले ही आप उससे खाना खाते नहीं बने, आप यदि वॉमिटिंग हो जाती है तो आप फिर से खा लीजिए। आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जबकि आपके बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। इसी टाइम बेबी का पूरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी बन रही है, उसका ब्रेन बन रहा है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड बन रही है। इसीलिए आपको इस टाइम अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। भले ही आपको नॉसिया वॉमिटिंग होती है, आपको स्मेल आती है, आप खाना नहीं खा पाते हैं, तब भी आप कोशिश करें कि किसी भी तरह से आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट बनी रहे। अब बात करते हैं आपको मेडिसिन कौन कौन सी लेनी है। तो जो मेडिसिन आपने 2nd मंथ में ली थी फॉलिक एसिड, वही फॉलिक एसिड आपको ये 3rd मंथ में ही लेनी है। यदि आप नॉसिया वोमिटिंग के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको एसिडिटी हो रही थी उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको यदि कोई दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या थायराइड है, तो यदि उसके लिए आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो वो मेडिसिन भी आपकी कंटिन्यू रहेंगी। इसके अलावा यदि डॉक्टर ने आपको कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 2nd मंथ में, तो वो मेडिसिन भी अभी आपकी 3rd मंथ में भी आपकी मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी। 3 मंथ्स कंप्लीट होते होते तक आप फीटस को सुनाई देने लगता है, तो अब आप उससे बातें कर सकते हैं, उसे लोरी सुना सकते हैं। कोशिश करें कि अपने आसपास का वातावरण ऐसा रहे जो कि बिल्कुल शांत हो, आप भी स्ट्रेस फ्री रहें और आपके आसपास के लोगों का और आसपास का वातावरण भी आपका स्ट्रेस फ्री रहे। तो आज हमने देखा कि प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में मींस 9 वीक से लेकर 12 वीक्स तक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व कैसे करना है, आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं और कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।